नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने रदरफोर्ड मॉडल की बहुत सारी उपलब्धियां पढ़ ली थी। अब आज के वीडियो में रदरफोर्ड मॉडल के क्या-क्या ड्रॉबैक्स रहे उनके बारे में आज पढ़ेंगे। कहने का पर्याय है कि रदरफोर्ड की कमियां क्या-क्या रही, रदरफोर्ड की मॉडल में कहां तक वो मॉडल पहुंचा था, उसके बाद कौन-कौन सी समस्याएं आई, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल को सबसे पहले नील्स बोर ने अच्छे से स्टडी की, यानी कि जब रदरफोर्ड के मॉडल को नील बोर ने देखा तो उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है और रदरफोर्ड ने इस मॉडल में बहुत सारी चीजें या बहुत सारी उपलब्धियां पाई हैं कि हम एटम में भी अंदर तक बहुत पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए रदरफोर्ड के मॉडल को नील्स बोर ने पढ़ा। देखिए, एक साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियस तक हमें पहुंचाया, उनके बारे में हमने पिछले उसमें पढ़ा था। अब इसके बाद में अपन नील बोर को पढ़ेंगे, लेकिन नील बोर ने क्या-क्या ड्रॉबैक्स निकाले उनके बारे में आज अपन को चर्चा करनी है। साधारण सी बात है, रदरफोर्ड की कमियां तभी निकलेंगी जब आप नील बोर को पढ़ोगे। तो नील बोर ने क्या किया, नील बोर ने जब उसकी स्टडी की तो पता चला कि रदरफोर्ड यानी कि रदरफोर्ड के मॉडल से उन्होंने पता लगाया कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए हैं। हाँ तो साथियों, अब हम रदरफोर्ड मॉडल की कमियां पढ़ते हैं। रदरफोर्ड की क्या कमियां रही उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्यतः उनकी दो कमियों के बारे में बताया जाता है। उसमें पहला पॉइंट होता है, ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सके। ठीक है, ये परमाणु के स्टेबिलिटी जो होती है उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। ही कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नहीं कर पाए व्याख्या स्थायित्व की। ठीक है, ये जो लाइन है ये हमें याद हो जाएगी। वैसे भी हमें यही लाइनें याद करनी होती हैं, बाकी सारी चीजें जो भी मैं बोलता हूं वो समझने के लिए होती है। ठीक है ना, अपन को ये देखना है कि ये याद हो रही या नहीं हो रही है। ठीक है, फिर आगे है कि क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा, तो पहले हम भूतकाल में चलते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कहा, उसके बाद में यानी कि यदि हमें पता होगा कि रदरफोर्ड ने क्या कहा तो हम आसानी से बता पाएंगे कि उन्होंने ये बात गलत कही और यहां से गलत कही। ठीक है, ओके। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर अवस्था में नहीं रह सकते। ये बात क्यों कही होगी, क्योंकि थॉमसन के परमाणु मॉडल में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में ऐसे 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 ऐसे, पता है ना, यूं धसे रहते हैं। ठीक है, पढ़ा था, ऐसा परमाणु होता है, परमाणु धनावेशित गोला है, थॉमसन मॉडल में पढ़ा था। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते थे, पढ़ा था ऐसे। ठीक है, तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर अवस्था में नहीं रह सकते, यानी धसे नहीं रह सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, इन्होंने खोज कर ली है नाभिक की, और ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। और आप सोचिए, यहां बीच में सेंट्रल पॉइंट पर कोई ऐसी चीज रखी हो, जो बहुत ज्यादा भारी हो, वो कोने वाली चीज को, यानी यहां अंदर धनावेश है और कोने पर कौन है, ऋणावेश, तो वो खींचेगा, अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। अरे यहां पर धनावेश है, बहुत सारा धनावेश है, क्योंकि नाभिक के अंदर तो सारा धनावेश है, और एक छोटे से इलेक्ट्रॉन को आसानी से या आराम से खींच सकता है। ये चीज अपन को समझनी है। यानी इन्होंने लिखा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर अवस्था में नहीं रह सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, और यदि नाभिक में यहां पे सिंपल तरीके से देखो, यहां
नाभिक, ठीक है। इसमें यानी कि नाभिक की बात कर रहे हैं, और यदि नाभिक में धनावेश उपस्थित है तो वह उन्हें खींच लेगा। किन्हें खींच लेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। कौन खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? नाभिक खींचेगा, क्योंकि नाभिक के अंदर धनावेश है। पहली लाइन थी कि परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर अवस्था में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेशित। देख लो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से देखो। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं, और यदि नाभिक में धनावेश उपस्थित है तो वह उन्हें खींच लेगा। नाभिक कौन किसे खींच लेगा? नाभिक खींच लेगा, नाभिक खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां गिरेगा? इलेक्ट्रॉन गिरेगा नाभिक में। इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा नाभिक में। ये बात रदरफोर्ड ने कही है, ये कमी नहीं है, ये रदरफोर्ड ने कही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, तो रदरफोर्ड ने ये बात जब कही है, रदरफोर्ड ने ये वाली बात यदि कही है, तो रदरफोर्ड ने इसका सॉल्यूशन भी निकाला। तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे स्थित होता है, इसके लिए भी अवधारणा रदरफोर्ड ने ही दी है। और वो क्या दी है, उसमें आप 11th का टॉपिक अभिकेंद्रीय बल पढ़ोगे। पहले आप इसको उतार सकते हैं, उतारो उतारो फटाफट, चलो उतारिए। अच्छा, तो मैं इसको साफ कर देता हूं, और फिर नया टॉपिक जो है मैं आपसे कह रहा हूं कि यानी नाभिक में गिर जाएगा, ठीक है, नाभिक में गिर जाएगा। इसके लिए जो टॉपिक है, रदरफोर्ड ने और क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन, उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। अभी घूमने वाली बात आई नहीं है। इलेक्ट्रॉन घूमता क्यों है, कहां से उसे घूमने के लिए बल मिलता है। अरे बल नहीं मिलेगा तो घूमेगा कैसे? मैं कैसे मूव कर रहा हूं, मुझे बल मिल रहा है तभी तो मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। वो बल वाली चीजें अपन पढ़ते हैं, अभी पहले आप इसे नोट कीजिए। हाँ, तो अब देखते हैं कि अभिकेंद्रीय बल का इसमें क्या रोल है। जैसे ये न्यूक्लियस है, नाभिक, ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को यदि आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। इसके निराकरण के लिए जो वैज्ञानिक रदरफोर्ड है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पर जो ये आवेश होता है, जो कूलाम आवेश होता है, इस आवेश को बदल दिया जाता है अभिकेंद्रीय बल में। कैसे? क्योंकि अभिकेंद्रीय त्वरण का मान जो होता है, इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन अगर अपन देखें यहां से इस तरीके से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे गमन कर रहा है, घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी की जो मैं कहूं कि दिशा होगी, उसके वेग की दिशा होगी, ये होगी। और फिर इसके बाद में अगर अगली स्पर्श रेखा खींचे तो ये दिशा हो जाएगी, अगली बार में ये दिशा हो जाएगी। मतलब अपन कहें इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि मैं कहूं कि यहां पर यदि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो यहां पर लगातार इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। और दिशा परिवर्तित हो रही है मतलब वेग में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। और वो परिवर्तन इस त्रिज्या के अनुदिश आ रहा है। यानी कि अपन कहेंगे r जो है त्रिज्या, और जो आपका वेग है v स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर, इस परिवर्तन के लिए अपन मानेंगे, ठीक है। तो अपन को देखना है कि यदि अभिकेंद्रीय बल की बात करें, बल होता है F इज इक्वल टू होता है, F बराबर क्या पढ़ा है वैसे आपने, ma, F बराबर ma तो पढ़ा है अपन ने, है ना। तो यहां पर मैं कहूं कि जो बल लगने वाला है वो बल चेंज हो जाता है F बराबर m v स्क्वायर अपॉन r में, F बराबर m v स्क्वायर अपॉन r में। और ये F बराबर m v स्क्वायर अपॉन r क्या है, ये अभिकेंद्रीय बल होता है, यह सेंट्रीपिटल फोर्सेस होता है, ठीक है। यहां पर अपन कहेंगे यानी कि जो बल, जो कूलाम्ब बल होता है, पहली बात तो मैं कहूं कि अभिकेंद्रीय बल स्वतः कोई बल नहीं होता है, अभिकेंद्रीय बल बनाया जाता है। जैसे मान लो सिंपल सी चीज से अपन समझे,
अगर रस्सी में अगर पत्थर बांधे इधर, ठीक है, और पत्थर को ऐसे यूं गोल गोल घुमाए, पत्थर बांध दिया इधर और पत्थर को अपन ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो पत्थर इधर बांधा है, वो क्या है, m द्रव्यमान का पत्थर है, लेकिन उसके घूमने में जो अहम भूमिका है वो रस्सी के उस छोर की है जहां से आपने उसे पकड़ा है, ठीक है, इसी के कारण वो गोल घूम पा रहा है यूं, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लो हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे अगर अपन देखें कि अर्थ जो होती है वो सूर्य के चारों तरफ यूं, सूरज के चारों तरफ अर्थ हमारी यूं यूं घूमती रहती है। इसका मतलब हमारा जो सूरज है वो अर्थ को खींच सकता है क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी है, लेकिन वो खींचता नहीं है, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि वो यूं यूं घूमता है। ये कौन सा बल है, ये बल है अभिकेंद्रीय बल। तो उन्होंने इसकी तुलना अभिकेंद्रीय बल से कर दी है। सुनिए, अभिकेंद्रीय बल यानी कि Fc बराबर mv²/r। तो आपका जो मैं कहूं ये कूलाम आवेश था वो बदल गया है F अभिकेंद्रीय बल में, ठीक है ना, F अभिकेंद्रीय बल में चेंज हो गया है। तो इन्होंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन पर, देखिए समझिए इस चीज को, उन्होंने समझाया कि इलेक्ट्रॉन पर जो ये बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर जो ये बल लग रहा है, कौन सा वाला, ये खींचने वाला बल है, ये इसलिए नहीं खींच पा रहा है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं खींच पा रहा है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं खींच पा रहा है क्योंकि नाभिक का बल बिजी है, कूलाम्ब बल बिजी है। किस चीज में बिजी है, वो इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने में बिजी है। समझ में आया, वो इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने में बिजी है, ठीक है। कूलाम्ब बल तो आप जानते ही हैं कि Q1 Q2 अपॉन r², ये जो बल था ये बल बिजी हो गया है किसमें, इसको घुमाने में। अब समझ में आई बात। तो ये रदरफोर्ड ने इस चीज को समझाया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसमें कोई m द्रव्यमान है और ये ऐसे 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 घूम रहा है। कौन, देखो ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ मान लो ये नाभिक, यहां पर रस्सी है, ये नाभिक मान लो, यहां से अपन ने पकड़ा हुआ है इस पत्थर को और अपन यूं यूं घुमा रहे हैं। या मान लो कि सूरज है बीच में और चारों तरफ पृथ्वी यूं घूम रही है। अब पृथ्वी यदि अट्रैक्ट होती है, यदि पृथ्वी अट्रैक्ट होती है तो ये भी तो चली जानी चाहिए ना, ये भी तो इसकी तरफ आकर्षित हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देखें एक बार, फिर अगली लाइन लिखते हैं। यानी कि ये जो आपका मैं कहूं कि जो गोला बना रखा है इसमें न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को यहां खींचना चाहिए, यहां पर बहाना लगाया है। किसने बहाना लगाया, रदरफोर्ड मानते हैं, रदरफोर्ड कहते हैं ने समझाया, क्या समझाया, रदरफोर्ड ने समझाया कि कूलाम्ब बल, ठीक है ना, जो कूलाम्ब बल है, किसका कूलाम्ब बल है, ये यहां पर जो कूलाम्ब बल लग रहा है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलाम्ब बल है, कूलाम्ब बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है या अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है, ठीक है। कूलाम्ब बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है, ये वाली बात भी नोट कर लेना, ये सारा नोट करना जरूरी नहीं है ना। रदरफोर्ड ने समझाया कि कूलाम्ब बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है और इसलिए मैं कहूं, यहां लिख देता हूं मैं, इसलिए, ठीक है, इसलिए कौन, इसलिए इलेक्ट्रॉन को, या फिर कहो नाभिक, ऐसे लिखो पहले, नाभिक इलेक्ट्रॉन को घुमाने में, ठीक है, यह बल प्रयोग में लेता है, यह बल प्रयोग में लेता है, ठीक है ना। अब ये बात समझ में आ गई होगी। रदरफोर्ड ने समझाया कि कूलाम्ब बल, जो ये बल लग रहा है ना खींचने वाला बल, वो अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता, मतलब घुमाने का काम कर रहा है ये बल, है ना। इसलिए नाभिक इलेक्ट्रॉन को घुमाने में यह बल प्रयोग में लेता है। ये वाली बात रदरफोर्ड समझा के गए हैं। अब रदरफोर्ड की क्या कमियां रही वो चीजें अब अपन पढ़ते हैं। हाँ तो साथियों, अब तक जो हमने पढ़ा ये पिछले वीडियो से रिलेट था, यानी कि रदरफोर्ड ने क्या क्या कहा वो सारी चीजें अब तक हम
पढ़ रहे थे। तो अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड की कमियां, और पहली कमी यहां से निकालना हमने स्टार्ट की। अभी तो हम मॉडर्न फिजिक्स में आ गए हैं, इससे पहले वाली जो फिजिक्स है हमारी फिजिक्स है कौन सी, क्लासिकल, ठीक है, फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स में से हमने ये शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार हमने लिखा है, क्या क्लासिकल फिजिक्स जो हमारी शास्त्रीय भौतिकी है ये क्या कहती है वो आप समझेंगे। पुरानी वाली बात कर रहे हैं, अभी तो मॉडर्न फिजिक्स पे आ गए अपन, यानी कि वो पुरानी वाली जो थ्योरी है, मैक्सवेल नाम याद होगा आपको, उनके सिद्धांत के अनुसार हम क्या सोच रहे हैं, कोई त्वरित आवेशित कण ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। कमी निकालना हमने स्टार्ट कर दिया है रदरफोर्ड की, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स जो आपकी शास्त्रीय भौतिकी है ये मानेंगे अपन, वो क्या कहती है, वो कहती है कि कोई त्वरित आवेशित कण ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने पढ़ी है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, उसमें आप पढ़ते थे कोई अगर आवेशित कण है तो वो इस तरीके से यूं, ऐसे यूं जूम 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 ऐसे घूमता जाता है ना यूं, ठीक है। अच्छा, इधर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये उसकी संचरण की दिशा, ओके। तो यानी कि ये सारी चीजें अगर हमने पढ़ी हैं तो कोई त्वरित आवेशित कण ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ये हमें समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता है, अगर मान लो यहां पे मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, वैसे मैं इसको पूरे को साफ करके फिर समझाऊंगा वापस। इलेक्ट्रॉन ऐसे यूं, इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है, अभी अपन ने पढ़ा है, अभी केंद्रीय बल में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी, कभी मतलब वेलोसिटी की जो दिशा है वो चेंज होती रहती है इस तरीके से यूं, कभी ये, यानी कि दिशा चेंज होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन की गति है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो गति है रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अतः इलेक्ट्रॉन की गति अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण त्वरित गति की श्रेणी में आती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो त्वरण के कारण घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन आवेशित है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, दुनिया जानती है, तुम भी जानते हो ना। और इलेक्ट्रॉन यदि आवेशित कण है, और पुरानी बात जो अपनी मॉडर्न फिजिक्स में नहीं है, यानी कि अपनी क्लासिकल फिजिक्स में, वो पुरानी बात हमें बार बार कहने को बाध्य कर रही है कि यदि त्वरण है, यदि किसी भी कण में त्वरण है और वो आवेशित है तो फिर वो एनर्जी निकालेगा, उत्सर्जित करेगा, ठीक है। और एनर्जी उत्सर्जित करेगा तो इलेक्ट्रॉन, देखिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे करो यार, तुम पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं पहले से, चलो 1 2 3 4 5, ठीक है, उतार लिया होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी अपन थोड़ा सा समझने के लिए यहां पे जगह कर लेते हैं। देखो, मैं कहना चाह रहा हूं यहां पर आपका न्यूक्लियस और ये आपका ऐसे परमाणु ये इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन यदि त्वरित गति कर रहा है तो एनर्जी निकालेगा, एनर्जी ड्यू रेडिएशन, ठीक है। तो एनर्जी निकालेगा तो इसकी ऊर्जा क्या आएगी, कम होगी, ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी, और ये जूम 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 करता टपक गया, ठीक है। यानी कि ये चला गया किसमें, नाभिक में। और ऐसा होने में, मैं लिख देता हूं ये बात, यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए, ठीक है, उत्सर्जित करते हुए, है ना, नाभिक के चारों ओर ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए अंत में
अंत में नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। ये वाली बात भी पक्की है। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए, इस तरीके से ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए, है ना, अंत में नाभिक में गिर जाएगा। और सुनिए, ऐसा होने में 10⁻⁸ सेकंड का समय लगता है। ठीक है, समझिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा को इमिट करता है, ऊर्जा को निष्कासित करेगा, तो फिर वो घूमता घूमता, क्योंकि उसकी ऊर्जा कम भी तो होगी। तुम्हें मैं सुबह से शाम तक दौड़ाऊं, ठीक है, और खाना नहीं दूं, पानी नहीं दूं, दौड़ते जा दौड़ते जा दौड़ते जा, ठीक है। 2 4 5 जो मेरे निजी स्टूडेंट है, उनको यदि मैं कहूं कि तुम्हें इस ग्राउंड के साइड में ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड के चारों तरफ मैं यूं यूं घुमाऊं और तुम्हें मैं पानी भी नहीं दूं, तो ऐसा संभव है क्या? एक टाइम ऐसा आएगा, आपकी कंडीशन क्या होगी वो आपको पता है ना। तो इसी तरीके से इसकी कंडीशन, यानी एनर्जी निकलती जाएगी और ये नाभिक में गिर जाएगा। ऐसा होने में 10⁻⁸ सेकंड का समय लगता है। यानी कि एटम नॉट एग्जिस्ट। ओके, यानी एटम होगा ही नहीं फिर तो। अगर एटम नहीं है, एटम का मतलब स्थायित्व नहीं है ना, स्टेबिलिटी को संभव, मतलब वो समझा ही नहीं पा रहे अगर ऐसा है तो। ठीक है, ये रदरफोर्ड की कमी थी, समझ में आ गई ना बात। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं नहीं होता, आप नहीं होते, एटम तो है दुनिया में, तो फिर ये क्या रही? कमी रही, उनके मॉडल की सबसे बड़ी कमी रही। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर दूसरी कमी निकालते हैं। हाँ, नोट करो, जल्दी नोट करो। चलो मैं, ठीक है, कर लिया? पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। ठीक है, अब मैं ये जो सेकंड पॉइंट है वो भी समझा देता हूं। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट जो है, मैं वो ए था, ये बी। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अच्छा जी, एक्चुअली हुआ क्या, रदरफोर्ड रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। ये वाली लाइन आप लिख सकते हैं, रदरफोर्ड, ठीक है ना, रेखीय स्पेक्ट्रम की, ठीक है, व्याख्या नहीं कर पाए। ओके, अब इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उन्होंने कहा किसी भी वृत्ताकार कक्षा में घूम सकते हैं। उन्होंने कहा कहीं भी घूम सकते हैं, मतलब घूमते चारों तरफ है, ऐसे 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 ऐसे, यूं 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 यूं। ठीक है, ठीक है, बड़ा आनंद आ रहा है। चलो कोई नहीं, देखो, हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां भी घूमेगा, वो यहां भी घूमेगा, वो यहां भी, 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 मतलब सब जगह इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमेगा। और अगर जब बोर ने स्पेक्ट्रा के बारे में बताया, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमेगा तो कहीं भी एनर्जी को इमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रकाश से ऊर्जा पाएगा, इलेक्ट्रॉन ई को ग्रहण करेगा, ई बराबर एच बी पढ़ा है ना हमने। अच्छा, उसको ग्रहण करेगा और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, पर निम्न उच्च तो उसने बताया ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेकर ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। ऊपर जाएगा तो नीचे तो आएगा, ये तो संभव है, तो ये तो सिंपल बात है, ऐसा तो होता ही है। यहां भी जाएगा, यहां भी, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यूं नाभिक के चारों तरफ, मैं कहूं
यूं घूमेगा कहीं भी। अगर ऐसा है तो फिर जो स्पेक्ट्रा प्राप्त हुआ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वहां पर इस तरीके से तरंग दैर्ध्य में कहूं का प्रकाश प्राप्त हुआ। ठीक है, अब नैनोमीटर में आप मान लो ये 300 नैनोमीटर, अभी देखो ये एक्यूरेट नहीं है, ये मैं केवल एग्जांपल, ये 500 नैनोमीटर, ये मान 700। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है कि भाई ये फिक्स है बीच में, लेकिन इतना गैप ऐसे प्राप्त हुआ, मतलब ये बीच वाली जगह खाली। ऐसे मान लो कलर के लिए, कलर भी फिक्स नहीं है, मान लो अपन ये लाल, ये नीला, पीला, मतलब बीच बीच में जगह क्या मिली, खाली मिली। ठीक है, ऐसा स्पेक्ट्रा वहां प्राप्त हुआ। और यदि ये बात सच होती कि यहां पर बीच में जगह नहीं होती है, बीच में जगह नहीं होती है, तो फिर स्पेक्ट्रा हमें कंटीन्यूअसली प्राप्त होना चाहिए था, स्पेक्ट्रा हमें कंटीन्यूअस प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि रदरफोर्ड रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अनुसार परमाणु में, मैं कहूं, चलो पहले आप ये देख लें। ठीक है, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यानी कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या में अपन ने पढ़ लिया है, रदरफोर्ड रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, और वो चित्र वित्र आपको नहीं बनाना है, आपको ये लाइनें याद रखनी है। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूम सकते हैं। रदरफोर्ड है, कहीं घूमे यूं। ठीक है, रदरफोर्ड कह रहे हैं कि कहीं भी घूम सकते। कौन घूम, रदरफोर्ड थोड़ी घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षा में घूम सकते हैं। और यदि ऐसा है, अभी समझा दिया ना कि भाई सभी जगह घूम सकते हैं, फलस्वरूप परमाणु द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस होना चाहिए। ये आपको बोर मॉडल में समझ में आएगा, आप ज्यादा लोड ना लें। यानी फलस्वरूप परमाणु द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम, यानी कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और जैसे ही ग्रहण करने के बाद में जैसे ही वो नीचे आते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में जाके नीचे आते हैं, तो वो एनर्जी को जब वो छोड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में उसको छोड़ते हैं, और वहां से स्पेक्ट्रा का एक निर्माण होता है। वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो यानी कि फलस्वरूप परमाणु द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए, देखो यूं लगातार, मतलब बीच में कोई गैप नहीं दिखना चाहिए, बीच में बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखना चाहिए, या फिर मैं नहीं, कलर का कोई इशू नहीं है, पूरा ऐसे दिखना चाहिए, कंटीन्यूअस, है ना। यदि यूं है तो यूं दिखना चाहिए, मतलब बीच में कोई जगह नहीं, है ना, ऐसा दिखना चाहिए, कंटीन्यूअस दिखना, सतत होना चाहिए, एक कंटीन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, लगातार होना चाहिए। ओके, अब यहां पर प्राप्त कैसा हुआ, कंटीन्यूअस होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। प्राप्त स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट यानी विभक्त, या फिर अपन रेखीय कहते हैं इसको। ठीक है ना, इसको रेखीय भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये वाला तो क्या था, है ना, अपन कहें इसको सतत, अपन कहें कंटीन्यूअस, है ना, लगातार। ओके, ये हो गया आपका रेखीय, डिस्क्रीट प्राप्त हुआ, लेकिन वहां पर कहीं तो आपको कुछ कलर मिला, कहीं खाली, फिर कलर मिला कुछ, फिर खाली, मतलब अपोजिट कलर मिला एक तरीके से। अपन कहें कि यहाँ पर खाली हिस्से भी हमें प्राप्त हुए बीच बीच में। तो स्पेक्ट्रम में रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। रेखीय स्पेक्ट्रम की कौन व्याख्या नहीं कर पाए, रदरफोर्ड मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकती। अब जो अगला टॉपिक है वो बोर मॉडल है, और बोर मॉडल को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो बोर मॉडल में आप जैसे ही बोर मॉडल में जाओगे ना, आपको लगेगा कि यार फिजिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, फिजिक्स में क्या लाइफ है, वो चीजें आप फील करोगे बोर मॉडल पढ़ने के बाद में। यदि आपने बोर मॉडल को नहीं पढ़ा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप फिजिक्स में बस ऐसे ही नाम मात्र को आपने 11th 12th में केमिस्ट्री फिजिक्स आपने लिया है, आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके स्टडी से ही हम परमाणु को ठीक से समझ पाएंगे बोर मॉडल के बारे में। ठीक है, तो वहां बहुत सारी चीजें होती हैं, और आगे भी आपकी पूरी फिजिक्स में वो हेल्प करती हैं। तो बोर मॉडल को जरूर पढ़िएगा। और वीडियो अच्छा तो लगा ही होगा, अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें,
और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा था। फिजिक्स वाले चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं अभी, तो मतलब अपने दोस्तों को बताओ। कुछ लोगों को अभी पता ही नहीं है कि फिजिक्स की सारी वीडियो आ रही है, लगातार वीडियो चल रही है। मतलब मैं आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो इस तरीके से डालता रहूंगा। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं और लोगों से एक तरीके से कहें कि भाई कैसा पढ़ाते हैं। वो आप बताओगे नहीं किस तरीके से पता चलेगा उनको, ठीक है। आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं सारी चीजें बोर्ड पे लिखवा रहा हूं। आप कोचिंग भी तो जाते थे, अब लॉकडाउन का टाइम है तो आप इधर उधर जा नहीं सकते और घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। यानी ये सारी चीजें आप नोट करते चलें, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। नेक्स्ट वीडियो आपको हो सकता है मैं कल ही डाल दूं, ओके। लाइक वाइक कर देना।